हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। तो बच्चों, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एंड 6 विच इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ज्यादातर पूछा जाता है डेथ ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर से। तो चलिए फटाफट से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आज इसको कंप्लीट करते हैं। तो फटाफट से अपना रजिस्टर, पेन और अपनी बुक ले आइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों के ही हम जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे सही हैं। हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से गुडविल का कैलकुलेशन है, न्यू रेशियो, सब कुछ सेम सा था। अब यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट अराइज हुआ। अब जैसे अगर आप रिटायरमेंट देखते हो ना, देखो रिटायरमेंट ना एक प्लान्ड एक्टिविटी है, प्लान प्रोसेस है कि मुझे कब रिटायरमेंट लेना है ये मुझे पता है, ठीक है। लेकिन डेथ अनसर्टेन है, अनप्लान्ड होती है। तो जब भी आप रिटायरमेंट के क्वेश्चन देखते हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा या तो बिगनिंग ऑफ द ईयर दे रखा होगा या एंड ऑफ द ईयर दे रखा होता है। लेकिन जब आप डेथ के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें बिगनिंग और एंड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। भाई हम सोच के थोड़ी कि अच्छा फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट हुआ है, अभी चले जाते हैं छोड़ के दुनिया, या फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है चलो अब चले जाते हैं छोड़ के दुनिया, अकाउंटिंग आसान हो जाएगी। भाई तुम अकाउंटिंग के हिसाब से थोड़ी ना उसकी मर्जी चलती है ऊपर वाले की मर्जी तो अपनी मर्जी से चलती है उसकी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द ईयर मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर चल ही रहा था और किसी पार्टनर की डेथ हो गई, ऐसा रिटायरमेंट में भी हो जाता है कई बार। कभी इमरजेंसी रिटायरमेंट भी तो ले लेते हैं लोग। भाई ठीक है हमने प्लान कर रखा था लेकिन अचानक से कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमें रिटायरमेंट लेनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है, वट एवर द रीजन। तो अगर रिटायरमेंट या डेथ, भाई डेथ तो देखो कभी भी हो सकती है, अगर ये चीज ड्यूरिंग द ईयर होती है तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा? प्रॉफिट तो हम एट द एंड बांटते हैं ना, जब पूरा साल खत्म हो जाता है तब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन कभी अगर ये इवेंट, चाहे रिटायरमेंट का इवेंट हो चाहे डेथ का इवेंट हो, अगर ये बीच में ही हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं देखो, अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता, ऐसी हवाबाजी में अकाउंट्स नहीं होती है। अब अकाउंट्स में हर चीजें लॉजिकल बेस्ड होती हैं, पैटर्न बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो उससे हमने चीजें क्या निकाली, अच्छा रिटायरमेंट अगर ड्यूरिंग द ईयर भी हो रहा है ना तो एटलीस्ट मंथ के कंप्लीशन पे होगा, भाई एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर बिगनिंग ऑफ द मंथ होगा। बट डेथ ना किसी भी दिन भी हो सकती है। भाई जैसे कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, किसी की 16 अगस्त को डेथ हो गई तो डेज वाइज भी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ सकती है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है, रिटायरमेंट एंड डेथ ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशन हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बढ़ जाएगा, सब कुछ बांटा जा सकता है। लेकिन मेन मुद्दा आता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट कैसे बांटेंगे आप? क्योंकि प्रॉफिट के लिए आप एक स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर करते हो एट द एंड ऑफ द ईयर विच इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक। तो यहाँ पर हम देखो क्या है किस्सा कि अगर आपको प्रॉफिट या लॉस, देखो सिर्फ प्रॉफिट ही थोड़ी हो सकता है, लॉस भी हो, तो प्रॉफिट और लॉस अगर दोनों का आपको कैलकुलेशन करना है ड्यूरिंग द ईयर तो दो सिचुएशन पहले आपको देखनी होंगी। पहली सिचुएशन, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। कई बार क्या होता है कि ठीक है जब डेथ हो गई है ना, जैसी डेथ हो गई है या रिटायरमेंट हो गई, हमने डिसाइड कर लिया कि यार ठीक है हम अभी बना लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बना लेते हैं, कोई बात नहीं, अब तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं हम लोग। हाँ ड्यूरिंग द ईयर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना ली। तो अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही ली तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही यूज करेंगे, फिर उसी अकाउंट के थ्रू बांट देंगे। और उस अकाउंट के थ्रू बांटना आपको आता ही है। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर। मैंने आउटगोइंग क्यों लिखा? जा रहा है, जा चुका है, कुछ भी कह लो, चाहे रिटायरिंग हो चाहे डिसीज्ड हो, कुछ भी हो, तो टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। क्यों हमने कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया? क्योंकि आप उन्हें प्रॉफिट दे रहे हो, प्रॉफिट देने से कैपिटल इंक्रीज होंगी और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है, ठीक। तो फर्म ने अपना प्रॉफिट उस आउटगोइंग पार्टनर को उसके हिस्से का प्रॉफिट सौंप दिया इसी अकाउंट से, ठीक। वहीं पे अगर लॉस होता है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, आप एंट्री पास करो। सो आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये तो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हमें। अब आता है कि यार हम क्यों अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, भाई हमारा तो बिजनेस चल रहा है, खामखा में एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई हैं बट उसको प्रॉफिट तो देना पड़ेगा, रिटायरिंग हो चाहे डिसीज्ड हो, भाई पैसा तो हमें देना पड़ेगा, लॉस भी बियर कराना पड़ेगा। तो इन दैट केस हम एक न्यू अकाउंट ओपन करते हैं विच इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। उसके थ्रू अकाउंटिंग होती है, लेकिन उसमें भी कुछ किस्से हैं
रेशो के रिलेटेड, उसमें भी कुछ बातें हैं जो हमें अभी यहाँ समझनी होंगी, तो हम अभी इसको डिटेल में भी डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था कि मैं लिख सकती। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से बांटोगे। प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू आउटगोइंग पार्टनर, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट यूज करना है। ठीक है, लॉस के केस में आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाओगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से इस चीज को डील करना होगा, जिसके अभी कुछ केसेस हैं। ठीक है, तो अब सेकंड केस जो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाला कर रहे थे, अब उसमें ना दो चीजें आपको यहाँ पर देखनी होंगी कि आपके जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर मतलब भाई कुछ लोग रिटायरमेंट ले ली, चाहे एक ने ली, दो ने ली, जितने भी लोग ले सकते हैं रिटायरमेंट, एक रिटायरिंग पार्टनर चला गया या डिसीज पार्टनर हमारा चला गया। अब जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, यानी कि जो पार्टनर आगे उस बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले हैं, वो अपनी रेशो को चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। रेशो को चेंज करना या ना करने का मतलब है कि सपोज करो 3 पार्टनर्स थे एक्स, वाई और जेड, शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस 3:2:1 में। ठीक है, मैंने कहा वाई चला गया, वाई की रिटायरमेंट हो गई, तुमने वाई का शेयर हटा दिया। एक्स और जेड ने डिसाइड किया कि अब से आपस में हम 3:2 में प्रॉफिट और लॉस शेयर किया करेंगे, तो यहाँ उन्होंने रेशो बदली। इसे बोलते हैं रेशो का बदलना। बट यही सिचुएशन अगर मैं यहाँ बोलूं कि 3:2:1 थी हमारी रेशो, वाई की रिटायरमेंट हुई, बट इन्होंने कहा कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यानी कि आगे भी इनकी रेशो क्या रहेगी 3:1, तो यहाँ रेशो बदली नहीं है। तो अगर आप रेशो बदल लेते हो तो बदलने के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी यूज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आपस का रिश्ता ही बदल दिया। और जब रिश्ता बदला है ना, तो कोई गेन और कोई सेक्रीफाइस करेगा। जब भी रेशो चेंज होती है ना, तो भाई किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा। देखो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस है ही, क्योंकि उसने तो अपना शेयर छोड़ दिया। तो मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी रेशो को चेंज किया है, तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना फर्म, भाई देखो वो तो हमेशा सेक्रीफाइसिंग होता है, क्योंकि उसने अपना शेयर छोड़ दिया। यहाँ पे वाई रिटायरिंग है या डिसीज्ड है, उसने तो अपना शेयर छोड़ दिया ना, तो वो तो छोड़ के जाएगा, वो तो सेक्रीफाइसिंग है, कंफर्म्ड है। बट उसके छोड़ के जाने की वजह से किसी को फायदा होगा ही होगा, क्योंकि रेशो चेंज हुई है। तो वहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस यूज ही नहीं करेंगे। वहां अगर प्रॉफिट होगा तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट कर देगा, तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और वहीं पे अगर लॉस आप बियर करा रहे हो, लॉस का किस्सा है, तो आप रिवर्स एंट्री पास करेंगे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, इन दैट केस सेक्रीफाइसिंग और आउटगोइंग पार्टनर विल कॉम्पेंसेट द गेनिंग पार्टनर। क्लियर बात यहां तक? ठीक। अब वहीं पे मैं कहूं रेशो चेंज नहीं हो रही, रेशो चेंज नहीं हो रही, आपको पता चल गया 40,000 का प्रॉफिट है, 60,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन करो। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू आउटगोइंग पार्टनर, सिर्फ उसको दे दो उसका पैसा। सारे मांगते हैं तो सबको दे दो। ठीक है, उसी तरीके से लॉस का किस्सा हो तो आउटगोइंग रिवर्स एंट्री आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। रेशो चेंज होती है तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं किया जाएगा। बट अगर रेशो चेंज नहीं होती है और ड्यूरिंग द ईयर रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है, तो आपने अकाउंट्स भी नहीं बनाए अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस यूज करना है। प्रॉफिट के केस में आप डेबिट कर देना सस्पेंस को, और लॉस के केस में क्रेडिट। अच्छा समझ आ गई? पक्का? हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि जब किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ होती है ड्यूरिंग द ईयर का मतलब कभी भी साल के बीच में, चाहे वो किसी भी दिन हो, चाहे किसी भी मंथ के एंड में हो या स्टार्टिंग में हो, तो किस तरीके से काउंटिंग करनी होती है, उसमें हम ये चेक करते हैं कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट बांटा जाता है, नहीं हुए होते तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आ जाता है। उसमें भी 2 केसेस होते हैं, रेशो चेंज हुई है या नहीं चेंज हुई है। ये सब चीजें तो हमने सीख ली है। अब ये कैलकुलेशन करनी कैसे है? इस कैलकुलेशन को करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस। या तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये काम किया जाता है या सेल्स के अकॉर्डिंग ये काम किया जाता है, और इसका एक और नाम भी है जिसे बोलते हैं टर्न ओवर बेसिस। ठीक है, बात एक ही है, चाहे कुछ भी लिखा हो। अब टाइम बेसिस का मतलब है कि देखो ड्यूरिंग द ईयर डेथ या फिर रिटायरमेंट हो तो गई है, बट प्रॉफिट तो एट द एंड में पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में वो हमें बता देते हैं कि आपको किस तरीके से प्रॉफिट को लेट करके चलना है, आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना है या आपको कुछ प्रॉफिट्स का एवरेज लेके चलना है। तो वो क्वेश्चन में पूरी कहानी गिवन होती है। तो आपने वो प्रॉफिट लिया इनटू उतना टाइम पीरियड लेना है जब तक उसकी रिटायरमेंट नहीं होती या जब तक डेथ नहीं होती, यानी कि जब तक वो उस फर्म में था, चाहे रिटायरमेंट के केस में हो चाहे डेथ के केस में हो। सो मंथ्स अप टू द डेथ और रिटायरमेंट, और मंथ्स की जगह पर अगर कभी डेज में डेटा हो तो आप डेज भी लिख सकते हो। ठीक है, इनटू हिज शेयर, और उसका जो भी शेयर होगा।
नेक्स्ट सेल्स बेसिस। अब सेल्स बेसिस में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन ही सेल्स के बारे में दे रखी होगी कि सपोज करो हमारी 10 लाख की सेल है, 10 लाख की सेल करके हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो बताना कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, ये कितना परसेंट हुआ, 10% प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमने इस चीज को बेस मान लिया कि हमें जितनी भी सेल होती है ना, हम उसका इतना परसेंट प्रॉफिट मान लेंगे कि हमने कमा लिया है। कब तक, जब तक वो फॉर्म में रहा। तो इन दैट केस आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू सेल्स अप टू डेथ और रिटायरमेंट, यानी कि जब तक वो रहा उस बिजनेस में तब तक की सेल्स कितनी होगी इनटू हिज शेयर। यहाँ पे टाइम का कंसिडरेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि टाइम का कंसिडरेशन इस सेल्स ने ही दे दिया है, ये है ही उतने मंथ्स की सेल जितने मंथ्स तक हो रहा, तो अल्टीमेटली अपने आप ही आ गया ना। कई बार हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी निकालनी पड़ती है सेल्स की, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो बस इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके हम अभी क्वेश्चंस अपने सॉल्व करते हैं। Amrit, Bhanu and Charu were partners in a firm sharing profits equally. Bhanu retired on 30th September 2023. Profit till the date of retirement was to be estimated based on last year profit. देखो अब तक की इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो 3 पार्टनर है, अमृत, भानु और चारू, इक्वल शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस। भानु की रिटायरमेंट हुई है 30th सितंबर को। कितने मंथ्स तक रहा वो बिजनेस के अंदर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स तक। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट ईयर के बेसिस पे, एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर वाज 3,60,000, वो आपने बता भी दिया उन्होंने। सो यू हैव टू कैलकुलेट द भानु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज रिटायरमेंट एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर दी सेम। 2 केसेस हैं जब दोनों के बीच में रेशो चेंज नहीं होती है, पहला केस, और दूसरा केस है जब रेशो चेंज हो जाती है 3:2, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सारी है। अब देखो चाहे रेशो चेंज होती है चाहे रेशो चेंज नहीं होती है, मुझे जो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वो ये कौन सा केस है, टाइम और सेल्स। टाइम बेसिस है, टाइम सेल्स के बारे में कोई बात ही नहीं, तो इसका मतलब सेल्स बेसिस तो नहीं है। दूसरी बात, चाहे कोई सा भी केस हो, टाइम और सेल्स, सबसे पहला काम क्या होगा, मुझे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो हम पहला काम यही करते हैं, ये सब काम तो हम बाद में देखेंगे कि व्हाट इज द भानु's शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1,60,000, भाई ये पूरे साल का प्रॉफिट है, आप उसे प्रॉफिट दोगे जब तक वो रहा, 6 महीने का। तो आप करेंगे 6/12 इंटू, और ये तीनों का प्रॉफिट है। आप पहले से किसका प्रॉफिट बनाएंगे, भानु का, किया है आपका 60,000, ठीक। अब आती है एंट्री, नॉट चेंज। अगर रेशो नहीं चेंज होती और क्योंकि ये एक प्रॉफिट है तो इसे कौन से अकाउंट से देना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, क्योंकि अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुए हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, भानु को। भानु's कैपिटल अकाउंट कितना देना है भाई, 60,000। नेक्स्ट, दूसरे केस में उन्होंने बोला भाई रेशो चेंज होती है और रेशो चेंज होके हो गई है 3:2। अब हमें रखनी होगी यहाँ पे एंट्री कौन सी, प्रॉफिट, रेशो चेंज हुई, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो हमें यहाँ पे निकालनी होगी गेनिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। किस किस की निकालोगे, अमृत, अमृत की न्यू रेशो है 3/5, ओल्ड रेशो है 1/3, एलसीएम लोगे 15, 9 - 4, 4/15, ये कर रहा है गेन, क्योंकि न्यू शेयर ज्यादा है ओल्ड शेयर कम है। उसी तरीके से चारों के लिए कैलकुलेट करोगे इसी चीज को, न्यू रेशो 2/5, ओल्ड रेशो 1/3, एलसीएम आया 15, 6 - 5, 1/15, ये आ गया गेन। तो गेनिंग रेशो आ गई है 4:1। आपको बांटने 60,000 इस 4:1 में। गेनिंग पार्टनर का नाम मिल चुका है, एंट्री कर दो, अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारू's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, भानु's कैपिटल अकाउंट। 60,000 बांटने कौन सी रेशो में, 4:1, तो ये आ जाएगा आपका 48,000 और 12,000, बस हो गया। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 55, योगेश, नरेश एंड पवेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:2:1। नरेश रिटायर्ड ऑन 1 अक्टूबर। अब बताओ कितने टाइम बाद उसने रिटायरमेंट लिया, 6 महीने, सिर्फ 6 महीने। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड, मेन पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का रूल आता है। एंड एज ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट द प्रॉफिट वाज डिटरमाइंड एज 7,20,000। उस दिन प्रॉफिट 7,20,000 था जिस दिन हमने स्टेटमेंट्स बनाई है।
फर्स्ट केस इज पास द जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। अगर प्रॉफिट है तो आपको एंट्री करनी है। सेकंड केस में उन्होंने कह दिया अगर लॉस हो जाता 3,60,000 का तो क्या आप एंट्री करते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास सारी है। अब हमें कुछ और अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, बस एक काम हमें करके रखना है, क्या कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एंट्री करनी है सभी पार्टनर्स के लिए। देखो यहाँ पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाती है ना, सबको उनका प्रॉफिट आप बांट देना, ये नहीं कि सिर्फ आप रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को दे रहे हो, सबको दे दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, तीनों के अकाउंट्स को हमने क्रेडिट कर दिया, एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया, इसी क्योंकि प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो 7,20,000 को बांटना है 2:2:1 में, तो 2,88,000, 2,88,000 और 1,44,000। उसके बाद सेकंड केस में उन्होंने कहा अगर लॉस हो गया है तो क्या करोगे, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। अब हमें बांटना है 3,60,000 का लॉस, तो रेशो तो सेम ही रहेगी 2:2:1, तो ये आ जाएगा 1,44,000, 1,44,000 और 72,000, ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो जब अकाउंट्स प्रिपेयर्ड किए जाते हैं तो बस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू आपको एंट्री करनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द लॉसेस, sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. C died on 30th June। ये हमारा डेथ का क्वेश्चन आ गया। C की डेथ हुई और देखो कितना भला मानुष था कि 30 जून को डेथ हुई है, बीच में किसी दिन हमें छोड़ के नहीं गया है वो, नहीं तो हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर, अब यहाँ पे सेल्स की इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास, और ये सेल्स और प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 2023। अब आप एक बात समझो कि उसकी डेथ हुई है 30 जून को 2023, इसका मतलब कौन से सेशन की बात हो रही है, 23-24, और आपको प्रॉफिट और सेल दे रखा है 22-23 का। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर अप्रैल टू जून 2023 वर 1,50,000। अब ये कौन सी वाली सेल है, जिस टाइम तक वो बिजनेस के अंदर रहा, अप्रैल से लेकर जून, यानी कि 3 महीने की सेल आपके पास 1.5 लाख। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा था 1 लाख रुपए का, लास्ट ईयर की सेल्स दे रखी थी 10 लाख रुपए की। सेल्स जब तक कि वो सरवाइव किया बिजनेस के अंदर वो 1.5 लाख रुपए की है, उसका शेयर हमारे पास है। तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम कोई परसेंटेज नहीं निकालेंगे। तो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है, 1 लाख अपॉन लास्ट ईयर सेल्स, लास्ट ईयर सेल्स वो है हमारे पास 10 लाख, ये दे रखी है आपको, इनटू सेल्स अप टू द डेथ। सेल्स अप टू डेथ है हमारे पास 1,50,000 इनटू हिज शेयर, उसका शेयर है बिजनेस के अंदर 1/5, ये आ गया 3,000, ठीक है। उन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन पूछी थी, अगर वो एंट्री पूछते तो आप कौन सी एंट्री करते भाई, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुई है, नहीं, तो एप्रोप्रिएशन का तो किस्सा खत्म। बात आती है सस्पेंस की, सस्पेंस भी तब यूज करना जब रेशो चेंज नहीं हो रही, तो रेशो चेंज हो रही है, नहीं हो रही, तो सस्पेंस ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब सीधे सीधे एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बस हो गया आपका काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, और इसको स्टार मार्क कर लें क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। सो आभा, बिना एंड चंदा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. Abha died on 1st July 2023. The partnership did provided that Abha's executor are entitled to a share of profit till the date of death calculated on the basis of sales for the immediate previous year. लंबी चौड़ी एक बारी में एक सांस में इंग्लिश बोल डाली उन्होंने, सिंपल सी बात बोली कि आभा को जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो पिछले साल की सेल्स के हिसाब से मिलेगा और उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा, ठीक है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड, लास्ट ईयर की सेल्स आपको दे रखी है 12 लाख रुपए की और उसी साल का प्रॉफिट दे रखा है आपको 3 लाख रुपए का। अब यहाँ पे जो एक बात शुरू होती है उसी के लिए ये क्वेश्चन में करा रही हूँ। सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%। हमारी सेल्स ये दिखा रही है कि भले पिछले साल तो 12 लाख की सेल्स हुई है
इस साल हम ये मानकर चल रहे हैं कि शायद 20% से सेल्स और बढ़ जाए। एंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन्स द सेम, लेकिन जो प्रॉफिट है वो सेम परसेंटेज से ही हम कमाएंगे, ठीक है। हमारे लिए उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमें पूरा फॉर्मूला पता है। बात यह है कि अब यहाँ पर सेल चेंज हो गई है, उन्होंने हमें वहां तक की सेल नहीं दी जहां तक के लिए वो सरवाइव किया फर्म के अंदर। तो यहाँ हमें क्या काम करना है, इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करूंगी कि भाई सेल्स कितनी होगी इस साल। आप क्या कह रहे हो, आपने एक नई बात बोल डाली यहाँ पे कि आपकी सेल जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगी। तो चलो लेट एज्यूम कि हम कितनी सेल हो सकती है, सेल्स फॉर द ईयर कौन से विद 20% ग्रोथ ट्रेंड, जो आपने बात कही उसके हिसाब से सेल्स कितनी होनी चाहिए। भाई एट प्रेजेंट 12 लाख की सेल है, आप कह रहे हो कि जो सेल्स है वो बढ़ सकती है कितने से, 20% से बढ़ सकती है, तो 12 लाख का 20% ही होगा। तो बेसिकली सेल्स कितने की हो जाएगी, 12 लाख प्लस 2,40,000, इसका मतलब सेल्स हो जाएगी आपकी 14,40,000। यहां तक बात समझ आ गई, ठीक। अब उसके बाद ये तो हो गई भाई पूरे साल की सेल, मुझे चाहिए सेल्स अप टू 1 जुलाई, ठीक है। तो 14,40,000 इंटू कब तक रहा वो, अप्रैल मई जून, एक ही जुलाई को ही हो गई डेथ, तो 3 महीने, सिर्फ 3 महीने हुए, 3,60,000, ठीक। मुझे सेल्स ही पता चल गई, पर सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट होता है ये तो मुझे जानना होगा। आप कह रहे हो आपको पिछले साल 12 लाख की सेल हुई थी तो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज सेल्स। भाई आपको लास्ट ईयर 3 लाख का प्रॉफिट हुआ और 12 लाख की सेल हुई, तो इसका मतलब आपको हुआ 25% का प्रॉफिट, ठीक। तो बस हमारा काम आसान हो गया। अब हम निकालेंगे आभास शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालोगे, 360 का 25, भाई 3,60,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, आप इसका पहले 20% निकालेंगे इनटू सिर्फ उसका शेयर, क्योंकि सबका प्रॉफिट है ये 5/10, तो ये आ गया आपका 45,000, ठीक है। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री भी देनी है, तो बताइए जरा जर्नल एंट्री क्या बनेगी, क्या अकाउंट्स बने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, लिखा है क्वेश्चन में, नहीं। तो सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि रेशियो भी चेंज नहीं हुई है, तो आप एंट्री क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है, आभास कैपिटल अकाउंट, कितना 45,000, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और इसके साथ हमने अपना ये जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वाला टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली ये वाला टॉपिक डेथ से ज्यादा पूछा जाता है, रिटायरमेंट से इस वाले टॉपिक के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, तो आपको इसकी प्रिपरेशन ज्यादा से ज्यादा डेथ वाले चैप्टर्स ही करनी है, ठीक है।